हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। ठीक है, तो आज हमारा अंतिम पड़ाव है क्लास 6 की, जो हमने सीरीज चलाई थी ज्योग्राफी की। आज हमारा लास्ट चैप्टर है 11वां चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया है, फटाक से कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे की जो चैप्टर नहीं देखे हैं जिसने, हमने प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी के नाम से, कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास 6 के नाम से बनी है, तो आप उधर पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक दे देंगे, सारी वीडियो क्रम में प्लेलिस्ट की दे देंगे, तो आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है आज। ठीक है, चलिए। अपने देश भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। कहाँ पर? उत्तर मध्य में। इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश कौन है? नेपाल स्थित है। इसका उत्तर प्रदेश का विस्तार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 23 डिग्री 52 से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 650 किलोमीटर है। और ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण में कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। सिंपल सी लैंग्वेज लिखी, समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 240 928 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ठीक है, पूरे भारत का कितना है? किसी को पता हो तो बताइए कमेंट पर। चलिए, ये है, देखिए अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नेपाल से, यहाँ उत्तराखंड से, यहाँ हरियाणा से, राजस्थान, और नीचे देख लीजिए मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे करके सभी हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभी ये मिलेगा नीचे। फिर आता है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र को देखिए। इसके उत्तर में क्या है? नेपाल देश तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। इसी प्रकार पूरब में बिहार, झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। ठीक है, अभी अभी देखा है ऊपर। फिर आता है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जनपद हैं? तो 75 जिले हैं। ठीक है, मंडल कितने हैं? 18 मंडल है। फिर आता है कमिश्नरी या मंडल जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिले और प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई क्या है? तो मंडल है, जिसे हम क्या कहते हैं? कमिश्नरी कहते हैं। ठीक है, तो जनपद मतलब जिले और प्रदेश के बीच की जो प्रशासनिक इकाई है क्या है? कमिश्नरी या फिर मंडल। ठीक है, चलिए। इसका प्रमुख कौन होता है? तो कमिश्नर होता है, जिसे हम मंडलायुक्त कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखिए, ये कुछ मंडल दिए हुए हैं, ये कुछ मतलब 18 मंडल दिए हुए हैं, और इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद करना है। कितने जनपद हैं इसमें? 6 हैं। ठीक है, और कानपुर में भी 6 हैं, मेरठ में भी 6 हैं। तो ये 3 जिले जो हैं सबसे ज़्यादा जनपद को लेकर चलते हैं। मतलब ये जो 3 मंडल हैं ये अपने साथ 6 जनपद को लेकर चलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ठीक है, तो लखनऊ में कौन कौन से जनपद आ जाते हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। ठीक है, कानपुर, ये पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन दे देगा कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, कौन सा जिला नहीं आता है। तो
याद रखना पड़ेगा आपको। कानपुर का बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ का भी बहुत पूछा जाता है, तो इन 2 के तो याद कर ही लीजिए। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं औरैया। लगभग लोगों को याद भी होंगे ये, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। फिर आता है अयोध्या का, बहुत पूछा जाता है। अयोध्या कितने से 5 जनपद हैं इसमें। अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी। ठीक है, चलिए। फिर अलीगढ़ है तो 4, आगरा 4, वाराणसी 4, गोरखपुर को देखिए, गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर 4, कौन कौन सा? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, तो 4 आते हैं। ठीक है। फिर आता है देवीपाटन भी इम्पॉर्टेंट है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। फिर बरेली 4, मुरादाबाद 5, प्रयागराज 4, चित्रकूट की याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। फिर आता है मिर्ज़ापुर 3, इनको नहीं याद करना, जितने को हमने बताया है उतना पढ़ लीजिए, उतने से ही फंस जाएंगे। फिर आती है बस्ती, ऐसे ही झांसी, ललितपुर, जालौन, ये देख लीजिएगा थोड़ी बहुत। आजमगढ़, सहारनपुर का है इंपॉर्टेंट, ये इसको पढ़ लीजिए। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। तो 18 मंडल हैं, 18 मंडल हमने देख लिए। कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिए। ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में। प्राकृतिक अथवा भौतिक संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने भौतिक विभागों में? 3 भौतिक विभागों में। हिमालय पर्वत से लगा भाबर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिण के पहाड़ एवं पठार, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में कुशीनगर तक एक पतली सी फैली हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, जो पूरब में जाते जाते घटती जाती है। इस क्षेत्र में ऊंची घासें एवं जैव विविधता युक्त घने वन पाए जाते हैं। ठीक है। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इन वनों में के विस्तार में कमी आ गई है। वनों को साफ करके उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार किया गया है। अब यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना की रिकॉर्ड पैदावार की जा रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने पूरी जितनी भी क्लासें हैं बहुत अच्छे से कवर की हैं, और इतने से ही यूपी टेट, सुपर टेट के लिए ये जितनी भी मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने मैथ पढ़ाई हुई है। अगर मैथ की आपने नहीं देखी है तो मैथ की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, आप उधर से जाकर आराम से देखिए। और बिल्कुल 0 से मैंने मैथ को पढ़ाया है और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। ठीक है। अगर आपने मैथ नहीं देखी है तो मैथ आप जाकर देख लीजिए। सब कुछ यहीं पर मिलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसे हमने खुद पढ़ा है। जैसे हमने खुद से पढ़ा है वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है उसी तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए क्या है? मध्य का मैदानी क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के मैदान का विस्तार है। इसका निर्माण हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। प्रथम, हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ, इसमें यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती आदि हैं, इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय, दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा, टोंस, रिहंद, सोन, ये सब नदियाँ शामिल हैं। ठीक है। अब आता है दक्षिण का पठार। ठीक है, तो दक्षिण के पठार में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग क्या है? पठार है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में है। इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद का दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिण का मिर्ज़ापुर, चंदौली जनपद की चकिया तहसील एवं सोनभद्र जिला में है। इस पठारी भाग को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 7 ज़िले आते हैं, अभी आगे देखेंगे। फिर आता है जलवायु एवं
ऋतुएं, जलवायु एवं ऋतुएं। अच्छा, जिसको जिसको पता हो, वो जो 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, कमेंट में जल्दी से छाप दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर हम तो बताने वाले हैं ही बाद में। आता है भौगोलिक विविधता के कारण हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सामान्यतः वर्ष भर में कितनी ऋतुएं? 3 ऋतुएं क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में पठारी भागों से 40 से 47 डिग्री तापमान तक पहुँच जाता है। तेज़ धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं। क्या कहते हैं इनको? लू कहते हैं। सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? आगरा और झांसी में। और सबसे कम कहाँ होती है? बरेली में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ 88% वर्षा इसी ऋतु से होती है। हिमालय के दक्षिणी भाबर एवं तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर जनपद में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा जनपद में होती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नवंबर से फरवरी माह तक शीत ऋतु होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है। हिमालय पर हिमपात होने से मैदानी भागों में शीतलहर चलती है। शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, साधारण लैंग्वेज में लिखा है। फिर आता है मृदा एवं वनस्पति। तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इन विभाजन का आधार यहाँ की जलवायु, भूआकृति, मृदा, वनस्पति आदि है। मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन इसी प्राकृतिक विभाजन के आधार पर किया जाता है। आता है भाबर एवं तराई, इसको देखते हैं। तो भाबर क्षेत्र में मृदा का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के भारी निक्षेप से होता है। किससे होता है? भारी निक्षेप से होता है। इस मृदा का निर्माण बड़े व छोटे कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से होता है। यहाँ प्रायः जल मृदा के नीचे बहता है और इस क्षेत्र में कृषि कार्य अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि पत्थर होते हैं, पत्थर के नीचे नदियाँ मतलब नीचे से बहती हैं, तो वहाँ खेती कैसे हो सकती है, बताइए अभी। फिर आता है अतः यहाँ ज़्यादातर वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके विपरीत तराई क्षेत्र में महीन कणों के निक्षेप से निर्मित मृदा समतल, दलदली एवं नम होती है। ठीक है, यहाँ की उपजाऊ मृदा में गन्ने एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, फिर आता है भाबर एवं तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, गूलर, बेर, पलास, इमली, शीशम, महुआ, सेलम आदि वृक्ष, बांस के झुरमुट तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्र में वनों को साफ कर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर गन्ने एवं धान की कृषि की जा रही है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आता है फिर मध्य का मैदानी क्षेत्र। क्या है? मध्य का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित होती है, जो पोषक तत्वों से भरपूर एवं अत्यंत उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र की मृदा को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, कछारी या नवीन जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इधर से कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में क्या होता है? साल, पलाश, बेल, नीम, आम, महुआ, शीशम आदि वृक्ष मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में वनों को साफ कर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, अतः यहाँ बहुत कम वन बचे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दक्षिण का पठारी भाग। क्या है? दक्षिण का पठारी भाग। प्रदेश के इस भाग की मृदा को पठारी भाग की मृदा भी कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से लाल मिट्टी, हल्के लाल रंग की बलुई मिट्टी और परवा मिट्टी, राकर, भार,
काली मृदा के समान चिकनी मिट्टी जिसे हम मार मृदा कहते हैं, ठीक है, ये पाई जाती है। फिर आता है पठारों पर उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष एवं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। फिर आता है संपूर्ण पठारी भाग में शुष्क खेती की जाती है कि कौन सी शुष्क खेती, और पैदावार सामान्य रहती है, परंतु सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अच्छी उपज भी प्राप्त की जाती है। यहाँ सरसों, मटर, चना, अरहर, सोयाबीन आदि फसलें पैदा होती हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट वन्य जीव। क्या आता है? वन्य जीव। इसको देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में वनों के अनुसार वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी, सियार आदि। साथ में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियाँ जैसे कबूतर, मयूर, तोता, मैना, गौरैया, कौवा, कोयल, किलट, ये सब जलमुर्गी, ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा और पीलीभीत जिलों में 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा राज्य प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, राज्य वन्यजीव विहार तथा राज्य पक्षी विहार संरक्षित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, एलिफेंट तथा सारस पक्षी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसके मतलब इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर भाग मैदानी है। ये जितने भी हैं, ये देखिए लास्ट चैप्टर है, अभी तक हमने सारे आंसर बताए हैं, ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स, ये सब कंप्लीट बताए हैं। ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इनके चारों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना है, चारों के। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर भाग मैदानी है, अगर है तो ट्रू फॉल्स लिख कर बताइए नीचे। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 65 है, बताइए 65 है, कितनी है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में शीतकाल में व्यापक हिमपात होता है। तो इन सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छापकर बताने हैं, ठीक है। तो चलिए, आज से हमारी क्लास 6 की जितने भी ये 10-11 सीरीज़ थी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलिए, तब तक इंतज़ार करिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। बाय बाय।